अभी सोचा है जंगल में एक हिरण को दौड़ने की ताकत कहाँ से मिलती है, या फिर समंदर में एक शार्क को तैरने की। ये सब असल में एनर्जी का खेल है। पर सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है और एक से दूसरे जीव तक पहुंचती कैसे है। चलिए आज हम प्रकृति के इसी अद्भुत एनर्जी फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा है, प्रकृति में एनर्जी का फ्लो होता कैसे है। आज हम एक जासूस की तरह इस एनर्जी के रास्ते का पीछा करेंगे, सूरज की पहली किरण से लेकर जंगल के सबसे बड़े शिकारी तक। चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। तो एनर्जी का ये जो फ्लो है ना, ये कोई उलझा हुआ तार नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मैप की तरह है। इस मैप में हर जीव एक स्टॉप है और एनर्जी एक यात्री। तो आइए इस मैप के सबसे सीधे और सबसे सिंपल रास्ते से अपना सफर शुरू करते हैं। और इस रास्ते को समझने का सबसे पहला स्टॉप है फूड चेन, हिंदी में कहें तो खाद्य श्रृंखला। तो फूड चेन क्या है भाई? सीधी सी बात है, ये बस ये दिखाती है कि कौन किसको खाता है। मतलब एनर्जी ट्रांसफर का एक बिल्कुल सीधा सिंपल रास्ता। अब देखिए इस सीधी सड़क के कुछ रूल्स भी हैं। ट्रैफिक रूल समझ लीजिए। रूल नंबर 1, ये सफर हमेशा प्रोड्यूसर्स यानी पौधों से शुरू होता है, जो सूरज से अपनी एनर्जी बनाते हैं। रूल नंबर 2, जो तीर का निशान है वो हमेशा एनर्जी की दिशा दिखाता है, मतलब कौन किसे खा रहा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, ये एक वन वे स्ट्रीट है। एनर्जी कभी यू टर्न नहीं लेती, पीछे नहीं जाती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो सीधी सड़क है ना, ये आगे जाकर 2 रास्तों में बढ़ जाती है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एनर्जी का सोर्स जिंदा है या मुर्दा। तो एनर्जी का सफर 2 तरह से शुरू हो सकता है। एक है ग्रेजिंग फूड चेन, जो शुरू होती है जिंदा हरे भरे पौधों से, और दूसरा रास्ता है डेट्रिटस फूड चेन, जो शुरू होती है मरी हुई पत्तियों, टहनियों और जानवरों से। कह सकते हैं कि प्रकृति के कचरे से। मतलब एक रास्ता जिंदगी से शुरू होता है और दूसरा मौत से। अब यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, समंदर और तालाबों में ज्यादातर एनर्जी जिंदा पौधों वाली ग्रेजिंग चेन से बहती है। क्यों? क्योंकि वहां के प्रोड्यूसर्स जैसे छोटे छोटे एल्गे एक तरह से फास्ट फूड की तरह हैं, उन्हें तुरंत खाया जा सकता है। लेकिन जमीन पर कहानी बिल्कुल उलट है। यहां बड़े बड़े पेड़ों को जिंदा खाना तो मुश्किल है, इसलिए यहां ज्यादातर एनर्जी तब फ्लो होती है जब ये पेड़ पौधे मर जाते हैं और फिर डीकंपोजर्स जैसे फंगस और बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं। मतलब जमीन पर मौत ही एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स बन जाती है। तो अभी तक हम एक सीधी लाइन की बात कर रहे थे, पर असलियत में नेचर इतना सिंपल नहीं है। ये सीधी रेखा में काम नहीं करता, बल्कि ये तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हम कहते हैं फूड वेब, हिंदी में कहें तो खाद्य जाल। ये असल में कई सारी फूड चेन्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जो दिखाता है कि एनर्जी के रास्ते कितने घुमावदार हो सकते हैं। असल में नेचर एक फूड चेन की तरह सिंगल रोड नहीं, बल्कि एक बड़े हाईवे की तरह है, जिसमें कई सारे रास्ते आपस में जुड़ते हैं। जैसे एक बाज है, उसके मेन्यू में सिर्फ चूहे नहीं हैं, वो सांप को भी खा सकता है। और लोमड़ी के पास भी चूहे और खरगोश जैसे कई ऑप्शन हैं। एनर्जी का यही मल्टी डायरेक्शनल फ्लो इकोसिस्टम को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो चेन और वेब में मेन फर्क क्या है? देखिए, फूड चेन सिंपल है लेकिन नाजुक भी। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन ढह सकती है। लेकिन फूड वेब वो कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। अगर एक खाने का सोर्स कम भी हो गया तो शिकारी के पास खाने के लिए दूसरे ऑप्शंस होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस एक फंडामेंटल रूल की, जो इन सभी एनर्जी के रास्तों को कंट्रोल करता है। ये नेचर के सबसे जरूरी नियमों में से एक है, और वो नियम छिपा है सिर्फ इस एक नंबर में, 10%। जी हां, बस ये एक नंबर इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो की पूरी कहानी बता देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनर्जी ट्रांसफर एक लीकी पाइप की तरह है। जब कोई एक जानवर दूसरे को खाता है तो उसे उसकी 100% एनर्जी नहीं मिलती। असल में लगभग 90% एनर्जी तो उसकी अपनी बॉडी को गर्म रखने, चलने फिरने, सांस लेने जैसी एक्टिविटीज में ही खर्च हो जाती है, लीक हो जाती है। सिर्फ बची हुई 10% एनर्जी ही उसकी बॉडी में स्टोर होती है, जो अगले शिकारी को मिल सकती है। ये रूल असल में कितना पावरफुल है, इसे जरा नंबर्स में समझते हैं। मान लीजिए पौधों ने सूरज से 10 लाख जूल एनर्जी ली, तो उन्हें खाने वाले टिड्डे तक पहुंची सिर्फ 10,000 जूल। टिड्डे को खाने वाले चूहे को मिले 1,000 जूल, और आखिर में जब बाज उस चूहे को खाता है तो उस तक पहुंचते पहुंचते बचती है सिर्फ 10 जूल।
आप सोच सकते हैं 99.99% एनर्जी तो रास्ते में ही गायब हो गई। और बस यही वजह है कि फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। 4 या 5 लेवल के बाद टॉप पर बैठे शिकारी के लिए इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है कि वो जिंदा रह सके। ये जो 10% का रूल है ना, ये इकोसिस्टम को एक बहुत ही खास शेप देता है, एक पिरामिड का शेप। चलिए अब इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझते हैं। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? ये बस एक विजुअल तरीका है ये दिखाने का कि हर लेवल पर जानवरों की संख्या, उनका टोटल वजन यानी बायोमास या फिर एनर्जी की मात्रा कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के पिरामिड के। ये सबसे सिंपल है। ये हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सीधा होता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बेस पर प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है। ये फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन जब हम टोटल वजन यानी बायोमास के पिरामिड को देखते हैं तो कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। घास के मैदान में ये सीधा होता है, मतलब ढेर सारी घास और उसे खाने वाले हिरण उससे कम। सिंपल। लेकिन एक तालाब में ये उल्टा हो सकता है। अब सवाल है ऐसा कैसे? तो सोचिए, तालाब के जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन, वो एक तरह से फास्ट रीफिल होने वाली स्नैक मशीन है। उनका अपना वजन तो कम होता है, पर वो इतनी तेजी से बढ़ते और खाए जाते हैं कि वो अपने से कहीं ज्यादा वजन वाली मछलियों की पूरी आबादी को सपोर्ट कर पाते हैं। ठीक इसी तरह नंबर्स का पिरामिड भी उल्टा हो सकता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक अकेला बड़ा पेड़। वो एक प्रोड्यूसर है ना, लेकिन उस एक पेड़ पर हजारों कीड़े मकोड़े रहते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो यहां क्या हुआ? बेस छोटा हो गया और उसके ऊपर वाला लेवल बहुत चौड़ा। पिरामिड हो गया उल्टा। तो सवाल उठता है कि इन पिरामिड्स का आखिर मतलब क्या है? ये पिरामिड्स हमें एक ही नज़र में पूरे इकोसिस्टम का एक एक्स-रे दिखा देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर सिस्टम की एक एनर्जी लिमिट होती है और सब कुछ, सबसे बड़े शिकारी से लेकर सबसे छोटे कीड़े तक, सब के सब इन हरे भरे प्रोड्यूसर्स की नींव पर ही टिके हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हम ये समझते हैं कि जिंदगी का ये जाल कितना कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड है, तो ये सोचना भी जरूरी है कि अगर इस जाल का सिर्फ एक धागा भी टूट जाए तो क्या पूरी की पूरी चेन बिखर सकती है? ये हमें याद दिलाता है कि नेचर का बैलेंस असल में कितना नाजुक हो सकता है।